हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करते हैं बर्नौली थ्योरम की। तो बेटा बर्नौली थ्योरम क्या है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सब हम लोग बात करेंगे आज। इसको डिराइव करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन बर्नौली थ्योरम की। बर्नौली थ्योरम एक्चुअल में क्या है? बर्नौली थ्योरम स्टेट करती है, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, kinetic energy and potential energy per unit mass is always constant for an ideal fluid। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हम किसी भी फ्लूइड के, मान लीजिए कोई फ्लो है, लेट से हमारे पास एक पाइप है लाइक दिस, एक साइड पे उसका एरिया कुछ अलग है और यहाँ पर एरिया अलग है। इस पॉइंट को हम 1 अज्यूम कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम 2 अज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो भी उसकी प्रेशर एनर्जी है, जो भी उसकी किनेटिक एनर्जी है, जो भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, पर यूनिट मास जो भी हमारे पास टोटल आंसर आएगा वो इस पॉइंट पर भी उतना ही होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखने के, बर्नौली थ्योरम को लिखने के 3 मेथड्स हैं। एक है इसकी एनर्जी फॉर्म, वन इज द एनर्जी फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम। वो क्या है? P बाय रो, दैट इज डेंसिटी, प्रेशर बाय डेंसिटी, प्लस V² बाय 2 प्लस GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा हमारे पास क्या है? एक प्रेशर फॉर्म है इसकी। प्रेशर फॉर्म क्या है? P प्लस रो V² बाय 2 प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास हेड फॉर्म है। 3 फॉर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं, P बाय रो G प्लस V² बाय 2G प्लस H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो पहली बार इतनी सारी इक्वेशंस देख रहे हैं, हमें इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे हम बर्नौली थ्योरम को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको समझना है किनेटिक एनर्जी के बारे में, कि किनेटिक एनर्जी क्या होती है। कोई भी जो फ्लो है, वो जब कोई भी जो लिक्विड है जब फ्लो करता है तो उसके पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती है, यस और नो। तो उसकी जो वेलोसिटी है ना, और उस पार्टिकल का जो मास है हमारे पास, तो उसकी हम टोटल किनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी किनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास 12 mv²। और चिल्ड्रन, अगर हम किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालें, पर यूनिट मास, वो कैसे निकालेंगे? किनेटिक एनर्जी को हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 12 mv²। इसको m से डिवाइड कर देंगे तो मतलब 12 v²। दैट विल बी किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब नेक्स्ट हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का क्या आएगा हमारे पास। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मान लीजिए कोई लिक्विड जो है किसी हाइट पर है, h हाइट पर है, फ्लो कर रहा है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है mgh। अगर इसको हम पर यूनिट मास कर दें, मास से डिवाइड कर दें, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है वो आ जाती है gh। तो हमें पता चल गया किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या है, 12 v²। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या है, gh। मतलब मैं इसको किस फॉर्म में लिखने वाला हूँ? मैं बर्नौली थ्योरम को एनर्जी फॉर्म में लिखूंगा। एनर्जी फॉर्म का क्या मतलब है? मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो है कांस्टेंट रहने वाला है। इसकी जगह पे तो मैं लिख दूंगा 12 v², इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा gh। अब बात रहती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास हमारे पास क्या आएगा? तो चलिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि क्या वैल्यू आएगी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास के लिए हमारे पास। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, लेट्स से वी आर हैविंग ए कंटेनर, और उस कंटेनर के नीचे हमने यहाँ पर साइड पर एक पिस्टन लगा रखा है। मान लीजिए पिस्टन ये पहले यहाँ पर था, इस पोजीशन पर था, क्योंकि अब इसके ऊपर जो लिक्विड है, यहाँ पर जो लिक्विड है वो यहाँ पूरा का पूरा लिक्विड जो है उसका कुछ ना कुछ वेट रहेगा, तो उस वेट के कारण वो इस पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो उस फोर्स के कारण ये पिस्टन जो है हल्का सा मूव कर गया। कितना मूव कर गया? dx।
पहले हम निकालेंगे कि जो पूरा का पूरा जो लिक्विड कॉलम है, ये पूरी की पूरी जो लिक्विड की हाइट है, इसने कितना यहाँ पर इस पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर जो है एग्जर्ट किया है और कितना उसने वर्क डन किया है। व्हाट इज़ द वर्क डन? तो मान लेते हैं पिस्टन के एंड के ऊपर जो प्रेशर है वो P है और पिस्टन का जो एरिया है वो A है। तो हमारे पास जो फोर्स लगेगी पिस्टन के ऊपर वो क्या आएगी, हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन। कितनी फोर्स लगेगी? दैट विल बी प्रेशर ऑन द पिस्टन मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ पिस्टन। तो हमारे पास फोर्स जो है वो आ जाएगी प्रेशर इंटू एरिया, F इज इक्वल टू पी ए। मतलब इतनी फोर्स लग रही है, F इज इक्वल टू P इंटू ए। अब ये फोर्स आ गई। हमें पता है वर्क डन का क्या फार्मूला होता है। वर्क डन होता है कि कितनी आपने फोर्स लगाई मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। अब स्टूडेंट इस जगह पे जो फोर्स लग रही है वो तो मुझे पता चल गया PA है, प्रेशर इंटू एरिया है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है dx। अब वर्क डन क्या आएगा मेरा वर्क डन आ जाएगा, फोर्स कितनी है P इंटू ए इंटू मेरा डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितनी है dx। तो मेरा जो वर्क डन आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, अब ये जो एरिया है, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एक तरह से लेंथ है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम। तो मैं इसको लिख दूंगा कि मेरा वर्क डन जो आया है वो आया है P इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चेंज है उसका, ये आ जाएगा PdV। तो हमारा जो वर्क डन चिल्ड्रन यहाँ पर जो है दैट विल बी PdV। अब जो भी वर्क डन है ये प्रेशर एनर्जी के इक्वल होएगा, जो भी वर्क डन होगा वो प्रेशर एनर्जी के इक्वल है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि जो भी वर्क डन किया गया है वो प्रेशर एनर्जी के कारण किया गया है। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड, कि जो भी वर्क डन किया है लिक्विड के ऊपर, जो भी वर्क डन किया गया है वो लिक्विड की प्रेशर एनर्जी के कारण हुआ है, प्रेशर एनर्जी नहीं उसके ऊपर वर्क डन किया है। तो हमारे पास जो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी जो है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू PdV। तो स्टूडेंट प्रेशर एनर्जी जो है हमारी PdV की इक्वल आ गई है। अगर हमने प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, अगर हमने पर यूनिट मास निकालना तो क्या आएगा, PdV डिवाइड बाय M आ जाएगा। क्लियर? अब क्योंकि M है तो हमें पता है कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम के। ओके जी, तो यहाँ पर हमारा जो मास का फार्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा ही चेंज हुआ है तो ये आ जाएगा रो इंटू dV। कितना मास चेंज है, दैट इज विल बी, मास की जगह आ जाएगा P इंटू dV ओवर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट हो जाएगा और हमारा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, पर यूनिट मास जो है वो आ जाएगा P बाय रो। यहाँ पर P प्रेशर है लिक्विड के कारण और जो रो है वो डेंसिटी है लिक्विड की। तो चिल्ड्रन हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया बर्नौली थ्योरम क्या स्टेट करती है। बर्नौली थ्योरम स्टेट्स दैट प्रेशर एनर्जी, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस kinetic energy per unit mass plus potential energy per unit mass for a liquid is constant। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रेशर एनर्जी है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी कितनी है हमारे पास, अभी हमने निकाल ली, पर यूनिट मास P बाय रो, प्लस किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या है हाफ V स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या है GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब मान लीजिए कोई फ्लो है, लेट से कोई फ्लो जा रहा है, ऐसे कोई पाइप जा रही है, तो इसमें अगर हम 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, 1.1 कंसीडर कर लेते हैं, 1.2 कंसीडर कर लेते हैं, तो इक्वेशन को हम जो है कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं कि प्रेशर एक पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना है P1 बाय रो प्लस 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH1 दैट विल बी इक्वल टू P2 बाय रो प्लस हाफ V2 का स्क्वायर प्लस GH2। तो जो भी हमने लेफ्ट पर 1 लिख देना है, राइट पर जो है 2 लिख देना है और ये दोनों एक दूसरे की इक्वल आएंगे। मतलब जो एनर्जी है वो यहाँ पर जो बर्नौली थ्योरम में बेसिकली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है आपकी यहाँ पर। तो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है, यही इक्वेशन में प्रूव करूँगा आज की इस डेरिवेशन में, P बाय रो प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए शुरू करते हैं, कैसे इसको करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं, कंसिडर एन आइडल फ्लूइड हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। हम लोग एक आइडल फ्लूइड कंसिडर करेंगे जिसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक, यहाँ पर एक मैंने पाइप अज्यूम कर ली है, पाइप की जो
ये पर्टिकुलर पाइप का साइज़ है हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें फ्लो जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर जो है वो उसका P1 है, ऊपर प्रेशर जो है वो P2 है, यहाँ पर ये जो हाइट है इसकी बॉटम से वो H1 है, यहाँ इसकी जो हाइट है वो H2 है, यहाँ एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है, यहाँ एरिया A2 है और वेलोसिटी जो है वो V2 है। क्लियर। अभी हम देखेंगे कि कितनी फोर्स लगाई जा रही है ए पॉइंट के ऊपर, कितनी फोर्स लग रही है फ्लूइड के ऊपर। जो फ्लूइड है यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर लग रहा है तो फ्लूइड आगे बढ़ेगा, हल्का सा आगे बढ़ता जाएगा, जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना आगे से बाहर भी निकलता जाएगा। जैसा तो हम लिखेंगे नंबर 1 कि फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए, कि ए पॉइंट के ऊपर फ्लूइड के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो फोर्स किसकी इक्वल आएगी हमारी, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। हमारी फोर्स आ जाएगी, प्रेशर यहाँ पर P1 है, एरिया यहाँ पर A1 है, तो मेरी फोर्स आ जाएगी P1 इंटू A1। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि जब फोर्स इसके ऊपर लगाई गई तो जो लिक्विड है वो आगे मूव किया होगा। तो देखते हैं कि 1 सेकंड में लिक्विड कितना आगे मूव किया हुआ। अब हमें पता है कि यहाँ पर स्पीड कितनी है लिक्विड की, दैट इज़ V1। उस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड की स्पीड है वो V1 है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड। अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड। अगर हमने 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है तो हमें पता है हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम लोग जो है इसकी इक्वल लिखेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला रहता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम का। स्टूडेंट्स, क्योंकि एक फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, यहाँ पर जो स्पीड हमने अज्यूम की है वो V1 अज्यूम की है, तो हम यहाँ पर स्पीड की जगह V1 लिख देंगे और टाइम को 1 सेकंड लिख देंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो V1 की इक्वल आ जाएगा। बेटा ये डिस्टेंस वो है, ये डिस्टेंस जो है आपका, ये जो डिस्टेंस हमने अज्यूम किया है, ये V1 जो मैंने लिखा है ये स्पीड नहीं है, ये 1 सेकंड में वो कितनी आगे आएगा वो बताया गया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ेगा 6 मीटर। किसी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ेगा 10 मीटर। किसी की स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ेगा 100 मीटर। तो सेम वही चीज़ एप्लीकेबल है यहाँ पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो हमारे पास जो है V1 है और 1 सेकंड में वो कितना आगे आएगा, दैट विल बी V1। अब हमें पता चल गया कि इस जगह पर कितनी जो है, ये जो हमारे पास हमने ट्यूब कंसीडर की है, यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है। फोर्स मुझे पता चल चुकी है, दैट इज़ P1 इंटू A1। तो मुझे भी पता चल गया कि 1 सेकंड में वो फ्लूइड जो है मेरा कितना आगे गया है, दैट इज़ बेसिकली V1। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो फिर कैसे आएगा, मेरा वर्क डन आएगा, मैं लिखूंगा वर्क डन पर सेकंड लिखूंगा, वर्क डन पर सेकंड ऑन द फ्लूइड एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर कितना वर्क डन हुआ। ठीक है जी, तो हम कैसे पता करेंगे, सिंपल फार्मूला है, वर्क डन पर सेकंड निकालना है बच्चों, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड। फ्लूइड ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितनी फोर्स उसके ऊपर हमने लगाई। जो फोर्स हमने लगाई है वो है P1 A1 V1, और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, जो फोर्स हमने लगाई है दैट इज P1 इंटू A1, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 सेकंड में उसने वो है V1। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है वर्क डन पर सेकंड की P1 इंटू A1 इंटू V1। क्लियर। ऐसे ही अगर हम सिमिलरली ये जो A पॉइंट पर हमने वर्क डन निकाला है, जो हमने वर्क डन यहाँ पर निकाला है A पॉइंट पे, वैसे ही सेम अगर हम B पॉइंट के ऊपर निकालेंगे तो सेम आएगा हमारे पास। हम लिख सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन द फ्लूइड एट पॉइंट B। तो B पॉइंट के ऊपर चिल्ड्रन हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी P2 A2 इंटू V2। क्लियर। अब हमारा नेट वर्क डन क्या आया, व्हाट इज द नेट वर्क डन। अगर हम नेट वर्क डन निकालें, हम लिख सकते हैं नेट वर्क डन इज इक्वल टू, ये जो वर्क डन है कौन कर रहा है, प्रेशर एनर्जी कर रही है, दैट इज डन बाय प्रेशर एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ने टोटल वर्क डन क्या किया है,
नेट वर्क डन आ जाएगा हमारा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 इंटू V2। कितना नेट वर्क डन हुआ है वो ये हमारा माइनस करके आ जाएगा कि A पॉइंट पर कितना वर्क डन किया और B पॉइंट पर कितना वर्क डन किया। तो दैट इज योर नेट वर्क डन पर यूनिट, नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हमें चेंज करना है स्टूडेंट्स। कैसे चेंज करेंगे? आप अगर आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे इसको। कंटिन्यूटी इक्वेशन पहले समझ लेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मींस मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, ठीक है जी, उसका एरिया यहाँ पर A1 है, ये वाला जो एरिया इंटायर एरिया A1 है, फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है और इस पॉइंट पर एरिया A2 है और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो V2 है। तो A1 इंटू V1 इज कांस्टेंट, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप एरिया इंटू वेलोसिटी की वैल्यू एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं तो वो कांस्टेंट आएगा। ये हमारी जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये आपने समझनी है कि अगर हमें पता है कि A1 इंटू V1 जो है कांस्टेंट रहता है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि A1 V1 जो है वो A2 V2 की इक्वल है। क्लियर। और ये चिल्ड्रन किसकी इक्वल आता है? ये बेसिकली आता है m बाई रो के। m बाई रो मतलब मास फ्लो रेट पर यूनिट डेंसिटी के। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करती है, जहाँ उनको समझ नहीं आती है। क्लियर। इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझेंगे, अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं पढ़ी है या अगर आप कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोग लिखते हैं कि जो मास जो है आगे बढ़ा, कितना मास आगे बढ़ा है, वो बेसिकली होता है हमारा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मास की। तो हमें पता है वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो 1। रो 1 जो है जो हमने कंसिडर किया है, हमारे पास ये जो पहला एरिया है यहाँ पर A1, ठीक है जी, यहाँ पर टाइम लगा है डेल्टा टी मान लीजिए, ओके, और जो डेंसिटी है लिक्विड की वो है रो 1। तो अभी इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ये तो है नेट वर्क डन जो भी प्रेशर एनर्जी ने किया है। अब इसके बाद चिल्ड्रन हमें इस इक्वेशन को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से पहले आपको थोड़ा सा कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बताता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन कोई पाइप है, उसका यहाँ पर एरिया चिल्ड्रन A1 है और वेलोसिटी है V1 और इस जगह पर एरिया है A2 और वेलोसिटी है V2। क्लियर चिल्ड्रन। अब A1 पॉइंट के ऊपर कितना मास फ्लो कर रहा है एक पर सेकेंड, मतलब कितना पानी का जो मास है, पानी या किसी भी लिक्विड का जो मास है पर सेकेंड कितना आगे जा रहा है, वो हमने निकालना है। तो मास का तो चिल्ड्रन हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है। मास का क्या फार्मूला होता है? मास का फार्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो चिल्ड्रन वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम हमारा आएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये बात समझने वाली है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। स्टूडेंट्स लेंथ को मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस की जगह पर मैं लिखूंगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस की जगह पर मैं रिप्लेस करूंगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और मेरा वॉल्यूम की जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी एरिया इंटू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ये इक्वेशन आपकी आ रही है मास फ्लो रेट की, कितना मास पानी का आगे जा रहा है पर सेकेंड। एरिया कितना है? A1 है। अब आप सोच रहे हैं कि स्पीड की फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी है, तो मैंने इसलिए इसको स्पीड की फॉर्म में लिखा। तो बन जाएगा A1 इंटू V1 इंटू टाइम, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम है, कुछ भी टाइम, T1 टाइम, कोई भी टाइम, इंटू A1 V1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो। तो ये मेरा जो मास है वो किसकी इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो। तो बच्चों अगर हम डेल्टा टी को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा मास फ्लो रेट, कि कितना मास कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, दैट इज A1 V1 इंटू रो 1। अगर यहाँ पर मान लीजिए जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, यहाँ डेंसिटी रो 1 है, ऊपर डेंसिटी रो 2 है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी A1 V1 इंटू रो 1। तो ये A पॉइंट के ऊपर आया, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है। अब B पॉइंट के ऊपर अगर हमने फ्लक्स रेट निकालना है, मास फ्लक्स निकालना है एट पॉइंट B, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो वो भी सेम आ जाएगा। जैसे ये हमारा M1 आया, कितना मास जो है
फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो ये हमारा आ गया है A1 V1 ρ1। तो अगर हमने निकालना है चेंज इन मास पर यूनिट टाइम एट पॉइंट 2 तो वो आ जाएगा डेल्टा M2 बाय डेल्टा T दैट इज A2 V2 इंटू ρ2। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन है, यहीं से हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव करते हैं कि जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जितना पानी का मास जो पीछे से आगे बढ़ेगा उतना ही बाहर निकलेगा आगे से, जितना यहाँ से आगे बढ़ेगा उतना ही आगे से बाहर निकलेगा। डेल्टा M बाय डेल्टा T इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इक्वेट कर लेते हैं, ये A1 V1 इंटू ρ1 जो है इसको इक्वल कर देते हैं A2 V2 इंटू ρ2 के, ठीक है। फिर हम कंज्यूम कर लेते हैं कि फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो ρ1 ρ2 के इक्वल आ जाता है और इक्वेशन बन जाती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या है, हमारे पास रिजल्ट है, हमारे पास जो रिजल्ट है वो मैं लिख देता हूँ A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 इंटू ρ2। ये किसकी इक्वल है, मास डिवाइड बाई टाइम, M बाई डेल्टा T की इक्वल है, सर नो, या मास फ्लो रेट की इक्वल है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2 इज इक्वल टू कितना मास है, इस पर डॉट लगा देते हैं हम लोग। वैसे M के ऊपर डॉट लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो M है यहाँ पर, जो मैंने M एज्यूम किया है, ये बेसिकली मेरा मास फ्लो रेट है पर सेकेंड, मास फ्लो रेट पर सेकेंड का है मेरा। तो ये बन जाएगा A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2 इज इक्वल टू M। अगर हमारा फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी A1 V1 ρ इज इक्वल टू A2 V2 ρ इज इक्वल टू M। अगर सारी टर्म को हम डेंसिटी से डिवाइड कर दें दोनों साइड पे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी विल गेट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू M बाई ρ। ये इक्वेशन आ जाती है। इसी इक्वेशन को चिल्ड्रन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये जो हमारी इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी है P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, इसी इक्वेशन को जो मैंने अभी लिखी है इसको मैं ऊपर इसका रिजल्ट जो है यूज़ करने वाला हूँ। देखिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, लेट मी टेल यू। ये रिजल्ट को यूज़ करूँगा मैं, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस रिजल्ट। हमारे पास जो रिजल्ट है उसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू M बाई ρ। ये हमारा रिजल्ट आया है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। अब हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो नेट वर्क डन जो हमने इक्वेशन निकाली है P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, वो कैसे चेंज हो जाएगी बच्चों, हम लोग इन दोनों की जगह पे M बाई ρ की वैल्यू फिल कर देंगे। A1 और हम लिखेंगे P1 इंटू M बाई ρ माइनस P2 इंटू M बाई ρ। मीन्स इसमें हमारी जो इक्वेशन बनी है वो ये है P1 M बाई ρ माइनस P2 M बाई ρ। ये हमारा बच्चों नेट वर्क डन आ गया कि प्रेशर एनर्जी ने कितना नेट वर्क डन किया है। द नेट वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी ये हमारे पास है W इज इक्वल टू P1 M1 बाई ρ माइनस P2 M बाई ρ। यहाँ पर P1 क्या है, P1 प्रेशर है, M1 मास फ्लो रेट है, कितना मास आगे बढ़ रहा है पर यूनिट टाइम, और ρ1 जो है वो डेंसिटी है 0.1 पे, और ρ जो है हमारी पास डेंसिटी है 0.1 और 2 के ऊपर, क्योंकि हमने इनकम्प्रेसिबल अज्यूम किया है इसलिए दोनों जगह पे हम डेंसिटी जो है हमने सेम लिखी। अब बच्चों इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, कितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, हमारी जो पहले जो हमारे पास पाइप थी ये हाइट थी उसकी, ये उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर H1 है हाइट, यहाँ पर हाइट है H2, तो उसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh1 और यहाँ पर एनर्जी कितनी है mgh2। तो इंक्रीज कितनी हुई एनर्जी उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई है mgh2 माइनस mgh1। तो हम यहाँ लिखेंगे वी विल बी राइटिंग हेयर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, दैट इज mgh2 माइनस mgh1। वैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी v1 है फ्लूइड की, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। तो अब हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई है, वो चेंज हुई है हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। अब बच्चों ये जो एनर्जी चेंज हुई है किसके कारण हुई है, जो भी प्रेशर एनर्जी ने वर्क डन किया है उसी के कारण ये एनर्जी जो है चेंज हुई है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, विल बी राइटिंग देयर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, और वी कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट वर्क डन बाय द फ्लूइड, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड
इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, तो हम लिखेंगे नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, कि फ्लूइड के ऊपर जो भी वर्क डन किया गया उससे उसकी नेट जो किनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो गई है, इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, चेंज इन द एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नेट वर्क डन है, अभी हमने इक्वेशन निकाली है, अब इक्वेशन जो है वो है P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, mgh2 माइनस mgh1 प्लस 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। अब देखो m सब जगह कॉमन है, तो m सब जगह से कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, सब जगह से m कट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगी P1 बाई रो माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ V2 का स्क्वायर माइनस हाफ V1 का स्क्वायर। अब दोस्तों हम लोग जो लेफ्ट V1 जो 1 वाले हैं उनको लेफ्ट पे ले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी P1 बाई रो, ये लेफ्ट पे चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस GH1, ये भी लेफ्ट पे चला जाएगा, ये बन जाएगा हाफ V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको राइट पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा P2 बाई रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। इसको रीशफल करेंगे तो बन जाएगा P1 बाई रो प्लस हाफ V1 का स्क्वायर प्लस GH1 इज इक्वल टू P2 बाई रो प्लस हाफ V2 का स्क्वायर प्लस GH2। मतलब क्या हुआ, ये चीज़ कांस्टेंट हो गई हमारी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P1 बाई रो प्लस किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास 1 नहीं लिखेंगे, P बाई रो लिखेंगे, P बाई रो प्लस किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारी प्रूव हो जाती है यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।